जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यह आप सभी के लिए एक क्लास एनसीईआरटी का जो चल रही है, आज का क्लास नंबर 4 है। और ये क्लास रोज़ आपका मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप सबके लिए ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी। और ये ल्यूसेंट का क्लास है और ल्यूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक ऑब्जेक्टिव आप सबके सामने ला देंगे। ये क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 3, 2, 1 हो चुका है। वो सब भी क्लास आप सब देख लीजिएगा और क्लास 1 से देखिएगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय किस प्रथा को समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। कब किया था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और इस लॉर्ड विलियम वेटिंग के साथ सती प्रथा को समाप्त करने में किसका सहयोग था? तो राजाराम मोहन राय ने इसका असहयोग किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, 1835 में कलकत्ता में किस संस्था की स्थापना की गई थी? 1835 में कलकत्ता में किस संस्था की स्थापना किया गया था? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कब किया गया था? तो 1835 ईस्वी में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय शिक्षा के क्षेत्र में किसकी सिफारिश महत्वपूर्ण रही? लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय शिक्षा के क्षेत्र में किसकी सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण रही थी? तो मैकले को भारतीय शिक्षा पर मैकले का कार्यवृत्ति 1835 तक रहा। और भारत में शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है मैकले को। भारत में शिक्षा का प्रारंभ किसे माना जाता है? मैकले को। मैकले ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा काम किए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किस आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव समाप्त करने की बात की गई थी? तो किस आधार पर किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट धर्म, जाति, रंग और जन्म स्थान के आधार पर शिक्षाओं के भेदभाव समाप्त करने की बात की गई थी। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम वेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल यानी मेटकॉफ का कार्यकाल कब से कब तक रहा? मेटकॉफ का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1835 से 1836 तक मेटकॉफ का कार्यकाल रहा। और मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। लॉर्ड मेटकॉफ को किस उपाधि से जाना जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता क्या कहा जाता है? तो इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था कब? प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 तक ये प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कब से कब तक रहा? लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक।
तो आंसर बी। और ऑकलैंड और लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में एक बात और जान लीजिए कि लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली तक कलकत्ता से दिल्ली, लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गवर्नर जनरल ने शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया और ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर बी हो गया और इसे भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड ऑकलैंड के समय किस सड़क की मरम्मत की गई थी? लॉर्ड ऑकलैंड के समय किस सड़क का मरम्मत किया गया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। और इसने कब मरम्मत किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कब किया था? तो 1839 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध का समय कब था? प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 तक, और इसके समय भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल था। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1842 से 1844 तक लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल था। और एलन बरो ने ही रविवार की छुट्टी किसके समय दिया गया था? रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलन बरो ने ही दिया था। रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलन बरो के समय ही चला था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस काल से संबंधित है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस काल से संबंधित है? तो यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1845 से 1846 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध चला था। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। और जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध चला था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848 तक। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848 तक था। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। लॉर्ड हार्डिंग ने ही नरबली प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग। नरबली प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग ने ही समाप्त किया था। इसका आंसर बी हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच हुआ था। तो आंसर सी। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ था? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। अच्छा, डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक ये डलहौजी का कार्यकाल था। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856। वैवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का भी पूछ देता और इंग्लिश का भी पूछ देता। इसलिए वैवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? डलहौजी ने ही दिया था। डलहौजी। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी।
और इसी के तहत इसने वैवगत के सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम इसने सतारा को अपने राज्य में शामिल किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय वैवगत सिद्धांत के अंतर्गत हुआ था? किस राज्य का विलय वैवगत सिद्धांत के अंतर्गत हुआ था? तो सतारा पहला राज्य था जिसने वैवगत सिद्धांत के अंतर्गत अपने राज्य का विलय किया था। सतारा का विलय किस वर्ष हुआ था? सतारा का विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में। 1848 में ही वैवगत का सिद्धांत आया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 1848 मतलब प्रथम राज्य सतारा, ये प्रथम राज्य सतारा ही था। और उसके बाद 1848 जिसके बाद जो जैतपुर जिसे बुंदेलखंड भी कहते हैं, इसके बाद संभलपुर के बाद बाघाट यानी जहाँ हिमाचल प्रदेश में है, ये सब इसमें शामिल हो गया। निम्नलिखित में से किसका विलय 1854 में हुआ था? किसका विलय 1854 में हुआ? तो नागपुर का विलय कब हुआ था? 1854 में। नागपुर का विलय 1854 में हुआ था। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस समय हुआ? अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष हुआ था? तो अवध का विलय 1856 में, सबसे लास्ट में अवध का ही विलय हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के अनुसार। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर डी। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी किन स्थानों के बीच चली थी? 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच कितना चला था? तो 3400 किलोमीटर। कितना चला था? तो 3400 किलोमीटर चलाया गया था भारत को, जो कि भारत की पहली रेलवे लाइन थी। और किसके समय चला था? तो डलहौजी के समय। किसके समय चला था? डलहौजी के समय ही चला था। डलहौजी को ही भारत के रेलवे जनक कहा जाता है। और भारत में पहली बार डलहौजी ने 16 अप्रैल कब चलाया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। ये छोटा है इसीलिए हम लिख नहीं पाते हैं, तो आप सभी को हम बोलते हैं, इसी से आप सब नोट कर लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन आप सब के लिए इम्पोर्टेंट ही है, और सब क्वेश्चन को आप सब देख लीजिएगा। और एक बार दो बार देखने के बाद आप सबको क्वेश्चन याद ही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा यानी वनडे हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बम्बई और थाने के बीच पहली रेल लाइन की लंबाई लगभग कितना था? तो 34 किलोमीटर। इसका आंसर बी हो गया। भारत में डाक टिकट का प्रचलन किस वर्ष से संबंधित है? भारत में डाक टिकट का प्रचलन 1854 में। किसने किया था डाक टिकट का प्रचलन? तो किसने? डलहौजी के समय ही चला था। डलहौजी के समय ही चला था। और डलहौजी के समय ही 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित हुआ था। भारत में पहली बार डाक टिकट भी चला था। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। 1854 में किस विभाग की स्थापना की गई थी? 1854 में किस विभाग की स्थापना किया गया था? तो लोक निर्माण विभाग। इसका आंसर क्या होगा? लोक निर्माण विभाग। आंसर ए। डलहौजी के समय सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीमा कितनी निर्धारित, यानी इसका एज कितना निर्धारित किया गया था? डलहौजी के समय जो सिविल सेवा परीक्षा होता था उसका कितना निर्धारित किया गया था? तो 18 वर्ष से 23 वर्ष। कितना था? 18 वर्ष से 23 वर्ष। ये था 18 वर्ष से 23 वर्ष सीमा को निर्धारित किया गया था। और प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में व्यवस्थित किया था। अच्छा, सर्वप्रथम किस भारतीय ने इस प्रतियोगिता परीक्षा दिया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि लंदन में हुआ था सिविल सेवा परीक्षा। और 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर 7 सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था।
यानी 1922 में भी सिविल सेवा का परीक्षा आयोजन हुआ, जो कि लंदन में पहले 1922 से पहले लंदन में किया जाता था और इसके बाद भारत में भी किया जाने लगा भारत में। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में ही लंदन में जाकर एग्ज़ाम दिए थे, जो कि पहली बार एग्ज़ाम में कोई भारतीय बैठा था। और उसके बाद 1922 में पहली बार वो इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किससे संबंधित है? तो विधवा पुनर्विवाह से। इसका आंसर तो देखते ही मार दीजिएगा आप सब। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1862 से 1865 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। निम्नलिखित में से किसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय माना गया? तो लॉर्ड कैनिंग को। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति किस वायसराय के, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ये आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा। और 1858 के, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को समाप्त कर और भारत का वायसराय कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1857 के क्रांति से अंग्रेज पूरी तरह से डर गई थी, जिस कारण गवर्नर का पद समाप्त कर और वायसराय का पद लागू कर दिया। इसके तहत जो है ना, कंपनी का जितना सही था ईस्ट इंडिया का इंग्लैंड अपने हाथों में ले लिया था और 1858 के अधिनियम के तहत ही मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया था। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल था। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1876 से 1880 तक लॉर्ड लीटन का कार्यकाल था। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य की उपाधि का घोषणा कब किया गया था? दिल्ली दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य की उपाधि का घोषणा कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 में किया गया था, जो कि पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसके कारण ब्रिटेन की रानी महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि भी दिया गया था। दिल्ली दरबार में ही दिया गया था और सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। भारतीय शस्त्र अधिनियम किस एक्ट से संबंधित है? भारतीय शस्त्र अधिनियम किस एक्ट से संबंधित है? तो 1878 के एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को हथियार रखने का आदेश नहीं था। लॉर्ड लीटन ने ही यह एक्ट पारित किया था। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। 1878 में ही एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड लीटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी आया था 1878 में, और इसके तहत समाचार पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉर्ड लीटन के समय सिविल सेवा परीक्षा अधिकार आयु सीमा घटाकर कितना कर दिया था? लॉर्ड लीटन के समय कितना कर दिया था? तो 19 वर्ष। डलहौजी के समय कितना था? 1823 वर्ष था और लीटन के समय 19 वर्ष। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन। भारत में पहली बार दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। कौन सा जनगणना? यानी 10 वर्ष पे एक बार जनगणना लॉर्ड
जनगणना लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ था। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1871 में मेवे के समय में। किसके समय? मेयो के समय हुआ था, जो कि भारत की पहली जनगणना थी। और भारत की पहली दशकीय जनगणना 1881 में कब हुआ था? 1881 में किसके समय हुआ था? सॉरी 1872, यहाँ 1872 हो जाएगा। मेवे के समय 1872 में पहली बार जनगणना किया गया था। और दशकीय जनगणना 1881 से शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। और लॉर्ड रिपन ने ही भारतीय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन लाया, लॉर्ड लीटन लाया था, लॉर्ड रिपन हटा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने। किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन। लिटनमा लाया था, रिपन खत्म किया था। 1882 में किस आयोग की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था? हंटर शिक्षा आयोग। कौन सा था? हंटर शिक्षा आयोग। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। लॉर्ड रिपन के समय 1881 का फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित है? 1881 का फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित है? तो मजदूरों और बच्चों के कार्यकाल की दशा से। मजदूरों और बच्चों की कार्यकाल के दशा से। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सही है? मतलब सही कौन सा है इसमें? अब इसका कार्यकाल आप सबको बताए, सबका कार्यकाल पता होगा तो आप बता दीजिएगा। जैसे विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब था? 1828 से 1836 तक विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था। मेटकॉफ का कार्यकाल कब से तक था? 1835 से। सॉरी, यहाँ 1836 ही होगा। 1835 से 1836 तक। 1835 से यहाँ 1828 से 1835 हो जाएगा। यहाँ 1835 से 1836 तक इसका कार्यकाल हो जाएगा। अब ऑकलैंड का कार्यकाल कब हुआ? 1836 से 42 तक ऑकलैंड का कार्यकाल हो गया। ऑकलैंड के बाद कब हो गया? डलहौजी का कार्यकाल कब हो गया? 1848 से 1856 तक। तो ये सब मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लीटन भारतीय प्रेस अधिनियम 1878 में लाया था। किसने लाया था? लीटन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अब यहाँ से कथन कारक वाला आंसर है, और कथन कारक वाला वही आंसर आप सबके लाए हैं जो आप सब आगे पढ़ रहे हैं। तो उसी में से कथन कारक वाला आंसर लाए हैं। अब देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी यानी डलहौजी व्यापगत सिद्धांत की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये ठीक हो गया। कथन ठीक है, क्योंकि बताया था डलहौजी ने ही व्यापगत का सिद्धांत 1848 में शुरू किया था। इस नीति के तहत दक्कत उत्तराधिकारी को सामान्यतः उत्तराधिकारी की अधिकार नहीं दिया गया। ये ठीक है, ये दोनों ठीक है, यानी कथन कारक दोनों ठीक है। कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। लॉर्ड मेटकफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, इसके समय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था। ये भी ठीक है। जब देखिए किसकी बात बोला? मेटकॉफ का। और किसके समय? मेटकॉफ के समय। तो ये दोनों ठीक है, दोनों एक ही जगह का, एक ही समान मिलता जुलता है। तो कथन कारक दोनों सही हो जाएगा, और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए। कथन एक, डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। और इसके समय 1853 में मुंबई से थाने के बीच रेल चली थी। ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है, और इसी अधिनियम में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानून समाप्त किया गया था। ये भी ठीक है, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो कथन कारक दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 45, लॉर्ड लीटन के समय भारतीय प्रेस पर नियंत्रण बढ़ाया गया। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था। कब लाया था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। किसने? लॉर्ड लीटन ने। ये भी ठीक है। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में इसने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये भी ठीक है। तो कथन कारक दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की विद्रोह हुई थी। ठीक है, हम बताए थे लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की ही विद्रोह हुई थी और 1808 इस विद्रोह से डरकर 1858 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी, भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1856 से 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। देखिए ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। 1800 गवर्नर जनरल तो पूरा नहीं रहा। 1856 से 1858 के अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत इसे वायसराय बना दिया। हाँ, यहाँ पे कहता है कि इसका काल रहा 1856 से 1862 तक इसका काल रहा, तो ये ठीक हो जाता, लेकिन ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नर जनरल पद तो 1856 से 1858 तक रहा। उसके बाद 1858 से 1862 तक इसका वायसराय का पद आ गया कैनिंग का। ये गलत है, यानी कथन ए सही है, कथन ए सही है, कथन आर गलत है, लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। इसका आंसर क्या है? आंसर सी। हाँ, यहाँ पे बोलता है कि इसका कार्यकाल, तब हम मान लेते ठीक है, तब इसका आंसर ए हो जाता। लॉर्ड रिपन के समय प्रथम अधिनियम जनगणना 1881 में कराई गई थी। लॉर्ड रिपन के समय, हाँ, प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। और पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। किसके समय हुआ था? तो मेयो के समय में हुआ था। 1881 की जनगणना भारत में पहली समकालीन एवं नियमित जनगणना मानी जाती है। ये भी ठीक है। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। 1883 का इल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीश की न्यायिक शक्ति से संबंधित है। अब इल्बर्ट बिल के बारे में आप सब जान लीजिए। इल्बर्ट बिल है क्या? तो इल्बर्ट बिल आप सबको, इल्बर्ट बिल है क्या, ये आप यहाँ पे जान लीजिए। यानी 2 फरवरी 1883 में कितना हो गया? 2 फरवरी, हम बोल ही देते हैं, आप जगह नहीं कि लिख दे। तो 2 फरवरी 1883 के यूरोपीय के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक लाया गया था। इस विधेयक के तहत भारतीयों भी ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ सकता था और वो अपना कोर्ट में पेश कर सकता था। और इल्बर्ट बिल का यही उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दे दिया था। ये ठीक है। कथन कारक दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम आंकल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। प्रथम आंकल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ये ठीक है। और प्रथम आंकल सिख युद्ध 1845 से 46 तक हुआ था। ये भी ठीक है। यानी कथन कारण ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर है। आप सबके लिए 5-10 कथन कारक वाला क्वेश्चन लाएंगे ताकि आप सबको आदत बना रहे। हर एक एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन कथन कारक वाला पूछ ही रहा है, तो आप सबका आदत भी बन। कथन कारक वाला क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, ये आपको अगर पता है तो ईजी है। बस ये समझना होगा कि कथन कारक कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपका कथन कारक कतई गलत नहीं होगा। तो आप सब, ये क्लास नंबर 4 हो गया और आप सब के लिए रोज़ का रोज़ एक क्लास हम लेके आएंगे और
आप सब इस क्लास को देखिए, ढेर सारी प्यार दीजिए और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर जाएंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी लाएंगे। अगर क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, आप भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए। और ये क्लास बिहार पुलिस, बिहार दरोगा यानी हर एक एग्ज़ाम में पूछ भी ही करेगा। आप निकाल के देख लीजिएगा आके हर एक क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा मेरे क्लास से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।